दोस्तों आज की कहानी मन को कचोटने वाली कहानी है। दरअसल दोस्तों कहा जाता है कि एक लड़की का जो हृदय होता है ये इतना ज़्यादा कोमल होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो या फिर बहन के रूप में या फिर बेटी के रूप में। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि एक माँ जो होती है वो हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देती है। इसी तरीके से एक बहन जो होती है वो बहुत सारे त्याग करती है। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी आप लोग सुनेंगे, वाकई ये कहानी इस तरीके की कहानी है कि शायद ही आप लोगों ने पहले इस तरीके की कहानी सुनी हो। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है रायबरेली। और दोस्तों इसी रायबरेली में एक थाना पड़ता है बदोखर थाना। और दोस्तों इसी बदोखर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। इस गांव का नाम है घोसुआ पार। दरअसल दोस्तों बात कर रहा हूं मैं 13 फरवरी साल 2023 की। और 13 फरवरी साल 2023 वाले दिन जो गांव है घोसुआ पार, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर एक लड़की अचानक से बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चीखने लगती है। लड़की की उम्र 18 साल के आसपास है और इस लड़की का नाम उमा है। जब ये अपने घर में इस तरीके से चीखती है तो आस पड़ोस के लोगों को चीख पहुंचती है, इसकी चीखने की आवाज़ें पहुंचती है। ये लड़की कह रही होती है कि बचाओ बचाओ, मेरे भाई को मार दिया, ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। अब जैसे ही लोग इस तरीके की बातें सुनते हैं दौड़े दौड़े भागे भागे वहां पर पहुंचते हैं। अब दोस्तों गांव वाले चूंकि इकट्ठे होकर गांव का मामला होता है और गांव में अक्सर लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब वो गांव की भीड़ उस घर के अंदर पहुंचती है। और दोस्तों सामने का जो नज़ारा देखते हैं उस नज़ारे को देखने के बाद में हर किसी के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस घर में एक लड़का है जिस लड़की की उम्र 12 साल के आसपास है। जो लड़की रो रही है, जिस लड़की का नाम उमा है, जिसकी उम्र 18 साल है, ये उसका ही छोटा भाई है और इसको किसी ने किसी तेज़ धारदार हथियार से काट दिया है। वो जो है ज़ख्मी हालत पर नीचे फर्श पर पड़ा हुआ है और जो बिटिया है ये डरी सहमी सी चीख रही है। अब दोस्तों जो गांव के लोग होते हैं वो आनन फानन में इस बच्ची को संभालते हैं, क्योंकि दोस्तों एक 18 साल की लड़की की उम्र ही कितनी सी है, उसका दिल कितना छोटा सा होगा। इस तरीके का खौफनाक मंजर अगर वो देखेगी तो डर जाएगी, उसके ऊपर कोई असर ना हो जाए, इसलिए लोग उसे समझाते हैं, बुझाते हैं, एक तरफ उस जगह से थोड़ा सा हटाते हैं और उसके बाद में दोस्तों पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। और दोस्तों जैसे ही पुलिस इस वारदात के बारे में सुनती है, पुलिस की टीम तुरंत एक गाड़ी उठाती है और गाड़ी उठाने के बाद में उस मौके वारदात पहुंचती है तो देखती क्या है कि जो फ़ोन पुलिस को किया गया है वो 100% सत्य है। एक लड़का है जिसकी उम्र 12 साल के आसपास है, वो ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। अब पुलिस आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में देखती है तो पता चलता है कि लड़का जो है उसकी तो जान जा चुकी है। उसके बाद में उस पूरी जगह को बहुत अच्छे से सील करती है। लेकिन दोस्तों चाहे पुलिस हो जाए या फिर गांव के और लोग, सबके मन में, सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या हो गया कि एक लड़की की किसी धारदार हथियार से उसके जिस्म पर कई सारे वार करके उसकी हत्या कर दी गई है। और जो बिटिया है घर की वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ज़्यादा सहमी हुई है। फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले उस बिटिया को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, बुझाते हैं। उसके बाद में जैसे तैसे सुबह होती है। अब दोस्तों पुलिस वाले इस बिटिया से कुछ पूछे, लेकिन जो बिटिया थी इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं होती है। अब दोस्तों जो बिटिया थी ये कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं थी। इतने ही वक्त में इसके जो घर वाले होते हैं, वाकई के घर वाले, उन सबको भी खबर पहुंच जाती है। सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जब अपने घर के एक लौते चिराग को इस तरीके से ज़ख्मी देखते हैं, इस तरीके से मृत देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं, सबके होश फाख्ता हो जाते हैं एक तरीके से कि घर का बेटा है जिसकी उम्र 12 साल है, नाम प्रियांशु है, उसकी किसी ने इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। अब दोस्तों जैसे तैसे वक्त गुजरता जाता है, आखिरकार पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए आगे की छानबीन करे, लेकिन दोस्तों पूरे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा होता है। दरअसल गांव वाले इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाने की डिमांड करते हैं, क्योंकि गांव वालों को बड़ा अजीब लग रहा था कि एक घर के अंदर कोई व्यक्ति घुसा और घुसने के बाद में उसने एक 12 साल के लड़के को बेरहमी से काट दिया। अब दोस्तों पुलिस के पास कोई चारा तो था नहीं, इसलिए पुलिस वापस से इस लड़की के पास पहुंचती है जिसका नाम उमा है और उससे पूछती है कि बेटा, तुम और तुम्हारा भाई प्रियांशु उस दिन घर में मौजूद थे, आखिर क्या हुआ था? कौन आया था घर के अंदर? किसने प्रियांशु की हत्या कर दी? किसने उसको काट दिया? अब दोस्तों जैसे ही पुलिस ये बात उस उमा से पूछती है तो उमा फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद में उमा पुलिस को बताती है कि साहब, हमारे ही गांव का एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति का नाम पुलिस को बताती है और कहती है कि ये व्यक्ति हमारे घर में डकैती करने के लिए, चोरी करने के लिए घुसा था, लेकिन जब वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाया, हम दोनों भाई बहनों ने अपने घर को बचाने के लिए उससे लड़ने की कोशिश की, तो जब वो चोरी नहीं कर पाया तो उसने मेरे भाई को कुल्हाड़ी से काट दिया। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले इस बिटिया की ये बात सुनते हैं कि एक व्यक्ति जो कि इसी गाँव में रहता है इस घर में चोरी करने के लिए घुसा था और जब वो चोरी नहीं कर पाया तो उसने इस घर के छोटे बेटे
प्रियांशु की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और 9-2-11 हो गए। अब दोस्तों पुलिस वाले उस व्यक्ति को खंगालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर होता है, इसका CDR निकलवाया जाता है, उसकी एक तरीके से उसको ट्रेस करने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद में पुलिस को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, इसकी जो मौजूदा जो करंट लोकेशन है वो लखनऊ के अंदर है। उसके बाद में पुलिस वाले उस व्यक्ति को बिना बताए लखनऊ में छापा मारते हैं और छापा मारने के बाद में इस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। और दोस्तों जब इस व्यक्ति से पूछताछ पुलिस करती है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल ये व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब वो तो पिछले कुछ दिनों से ही लखनऊ में मौजूद है और आप चाहो तो किसी से भी पूछ सकते हो, और वो तो रायबरेली बहुत दिनों से गया ही नहीं, जबकि मामला तो 2 दिन पहले का था। अब दोस्तों जब पुलिस इस तरीके की बात उस व्यक्ति की सुनती है कि वो पिछले कुछ समय से रायबरेली गया नहीं है और लखनऊ में ही मौजूद है, अब पुलिस तो एक दोहरी नाव में खड़ी हुई थी। एक तरफ एक लड़की है जो कह रही है उसके घर में इस तरीके की वारदात हुई और उसके भाई का जो कत्ल किया है वो उसी व्यक्ति ने किया है। एक तरफ जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि साहब वो तो लखनऊ से बाहर ही नहीं गया। लिहाजा पुलिस जो होती है दोस्तों उस लड़की की साइड लेती है, क्योंकि उसके घर के अंदर एक कत्ल हुआ था और वो लड़की बता रही थी कि इस तरीके से ये व्यक्ति आया। तो पुलिस सोचती है हो सकता है कि ये व्यक्ति झूठ बोलता हो। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जब इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, अपनी सख्ती इसके ऊपर दिखाते हैं, तो ये पुलिस वालों से कहता है कि साहब अगर तुम मेरी लोकेशन निकलवा कर मुझ तक पहुंच सकते हो, तुम इतनी मुशक्क़त के बाद में मुझ तक पहुंच सकते हो। हालांकि तुम्हें सब मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप मुझे एक कॉल भी कर देते तो मैं पुलिस थाने आ जाता। लेकिन तुम्हारे पास में ये सिस्टम है कि तुम ये पता लगा सकते हो कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, तो तुम इतना भी पता लगा सकते हो कि मैं इन दिनों जब ये कत्ल हुआ है तो उन दिनों में कहाँ था और मेरी लोकेशन कहाँ पर मौजूद थी। अब दोस्तों जैसे ही ये लड़का पुलिस वालों से ये बात कहता है कि तुम देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तुम्हारे पास में इतनी सुविधाएं हैं, इतना एक तरीके से सिस्टम है, और एक तरीके से वो जो लड़का होता है वो पुलिस को अपने हवाले कर देता है और कहता है कि साहब आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, हो सकता है कि मैं दोषी हूँ, हो सकता है कि मैं दोषी ना हूँ, और अगर मैं दोषी हुआ तो मैं सज़ा के लिए हकदार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हुआ तो मैं बच सकता हूँ। अब जब जैसे ही ये बात पुलिस से ये व्यक्ति कहता है तो पुलिस वाले थोड़ा सोचने पे मजबूर होते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि लड़का अगर इतनी बात कह रहा है तो क्यों ना चेक करना चाहिए। उसके बाद में पुलिस वाले जब उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि ये जो लड़का है ये सत्य बोल रहा है, और ये लड़का सच इसलिए बोल रहा है कि ये पिछले कुछ दिनों से ही लखनऊ के अंदर मौजूद है और ये रायबरेली गया ही नहीं। अब दोस्तों पुलिस वाले बड़ी दुविधा में थे। एक तरफ वो लड़की थी जो कह रही थी यही लड़का है, ये लड़का जो कि झूठ बोल नहीं रहा है, अब लोकेशन उसकी यहीं पर मौजूद है। तो पुलिस वालों के हिसाब से अगर कोई इस पूरी चीज़ों में, इस पूरे घटनाक्रम में झूठ बोल रहा था तो वो लड़की झूठ बोल रही थी जिसके घर में कत्ल हुआ था। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले बड़ी असमंजस में होते हैं कि एक लड़की है जिसके घर में कत्ल हुआ है, हो सकता है कि वो झूठ ना बोलती हो, उसकी पहचानने में गलती हुई हो, कोई और व्यक्ति हो, रात का अंधेरा हो, वो देख ना पाई हो, तरह तरह की बातें पुलिस के दिमाग में आती हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों के सामने बड़ी मुश्किल थी। इस लड़की से सख्ती से पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि कत्ल का मामला है, उसके ही भाई का कत्ल हुआ है। अगर कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, उससे ही पूछताछ की जाए तो गाँव वालों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पुलिस अब इस पूरे गेम को सुलझाने के लिए अलग तरीके से दिमाग लगाती है। पुलिस सबसे पहले जितने भी उस घर के आसपास के घर होते हैं, उस घर के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, उन सब से पूछताछ करती है कि उस रात किसी को आते देखा, किसी को जाते देखा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ सुनी हो जो इससे मोहल्ले में बोल रहा हो रात के समय, किसी ने किसी का बुलकरा सुना हो। या फिर पुलिस इस एंगल से भी देखती है कि गाँव के आस पड़ोस में अगर किसी ने किसी को देखा हो, क्योंकि दोस्तों गाँव का मामला है और गांव में अक्सर रात के समय कोई घूमता नहीं है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब पूछताछ करती है अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से जब लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को इन सारी चीज़ों में कोई भी संदिग्ध दिखाई नहीं पड़ता है। ना तो कोई व्यक्ति बाहर ही आया था, ना तो कोई घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी सारे ही लोग ये इनकार कर देते हैं कि साहब हमने उस दिन ना तो किसी को घूमते देखा, ना ही किसी की आवाज़ सुनी, ना तो गाँव के आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अनजान हो। अब दोस्तों पुलिस को जब इससे एंगल से भी कुछ नहीं मिलता है, ये वाला एंगल भी पुलिस का खाली जाता है, तो पुलिस वाले बड़ा परेशान होते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर किस तरीके से इस केस को सुलझाया जाए। उसके बाद में पुलिस वाले अपना दिमाग चलाते हैं और इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को टेक्निकल तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब पुलिस वाले सबसे पहले ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि इस रात को, जिस रात में मर्डर हुआ है, उस रात को इस पूरे गाँव के अंदर कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे और कौन कौन से मोबाइल ऐसे थे जो उस घर के आसपास एक्टिव थे।
अब दोस्तों जब पुलिस वाले इस तरीके से जब छानबीन शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल होते हैं जो उस रात एक्टिव होते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले उन एक्टिव मोबाइलों का जो दायरा होता है वो कम करते हैं, यानी उस घर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उस घर के पास कौन से ऐसे मोबाइल थे जो एक्टिव थे। अब दोस्तों पुलिस वाले जब अपना दायरा कम करते हैं, थोड़ा सा उसको सिकोड़ते हैं, तो 2 ऐसे नंबर मिलते हैं जो उस घर के बिल्कुल पास में एक्टिव थे। अब जैसे ही वो नंबर पुलिस को मिलते हैं, पुलिस वाले उन दोनों नंबरों की डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि उस रात इन दोनों नंबरों पे एक दूसरे से बात भी हुई है। उसके बाद में और डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों नंबरों की आपस में आए दिन बात होती है, कई बार बात होती है। अब कायदे से पुलिस को एक बड़ी लीड मिल चुकी थी और जो कातिल था अब ये पुलिस की गिरफ्त से ज़्यादा दूर नहीं था। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले उन दोनों मोबाइलों की जो करंट लोकेशन होती है वो निकालते हैं। अब जैसे ही करंट लोकेशन निकालते हैं तो पता चलता है कि एक जो मोबाइल है वो इसी गांव में मौजूद एक व्यक्ति के पास है। अब दोस्तों जो दूसरे मोबाइल का पता चलता है तो वाकई वो बहुत ज़्यादा हैरानी वाला था। दरअसल वो जो दूसरा मोबाइल था वो इसी घर में मौजूद था जिस घर में कत्ल हुआ था, क्राइम हुआ था। इसलिए पुलिस वाले अब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर एक मोबाइल चलो गांव के अंदर है, हो सकता है कि वो व्यक्ति क्राइम सीन पर आया हो, लेकिन जो दूसरा मोबाइल है आखिरकार वो मोबाइल इस घर के अंदर क्या कर रहा है। इसके बाद में पुलिस वाले घर वालों से पूछताछ करते हैं। तो दोस्तों जो घर वाले होते हैं वो बताते हैं कि साहब हमारे घर में जितने ही मोबाइल हैं हम सारे के सारे मोबाइल लेकर कहीं गए थे, यानी किसी फंक्शन में गए थे और घर पर कोई था नहीं, भाई था छोटा और बिटिया थी। अब दोस्तों पुलिस वालों का जो शक जाता है वो उस लड़की के ऊपर जाता है, उस बिटिया के ऊपर जाता है जो उस घर के अंदर मौजूद थी। इसलिए पुलिस वाले अब उस बिटिया से पूछताछ करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में जब पुलिस वाले इस बिटिया से पूछताछ करते हैं कि बेटी तुम्हारे पास में कोई मोबाइल है क्या, तो जो बिटिया होती है ये कहती है कि साहब उसके पास में कोई मोबाइल नहीं है, ना तो उसके पास में इतने पैसे हैं कि वो किसी मोबाइल को खरीद सके और ना तो उसे किसी मोबाइल को रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों ये लड़की जो थी साफ तौर पे ये इनकार कर देती है उसके पास में कोई मोबाइल है नहीं, जबकि मोबाइल की जो लोकेशन है वो इसी घर में बता रही है। अब जब पुलिस वाले लड़की से पूछताछ कर रहे होते हैं तो उसी दौरान इस लड़की की जो बातें होती हैं कहीं ना कहीं संदिग्ध होती हैं, बातें कभी कभी लड़खड़ाती भी हैं। तो वहाँ पर जो सीईओ होती हैं वंदना सिंह, जो कि खुद एक महिला है, वो इस लड़की को अच्छे से समझ जाती हैं और चूँकि जो पुरुष पुलिस वाले होते हैं वो इस लड़की से ज़्यादा सख्ती दिखा नहीं सकते थे, इसलिए जो वंदना सिंह होती हैं वो इस लड़की पे थोड़ी सी सख्ती दिखाती हैं। वो कहती हैं कि दरअसल मोबाइल तुम्हारे पास ही है और तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तुम पकड़ी गई हो। लेकिन दोस्तों जो लड़की थी ये साफ तौर से इनकार करती है कि उसके पास में कोई भी मोबाइल नहीं है। उसके बाद में पुलिस वाले वो दूसरे मोबाइल की लोकेशन निकालते हैं, उस लड़के को भी उठाते हैं और उसको भी पकड़कर इस उमा के सामने लेके आते हैं और दोनों को जब बिठाते हैं और बिठाने के बाद में जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो दोस्तों एक ऐसी कहानी निकल के आती है जो रिश्तों को, नातों को और मानवता को शर्मसार करती हुई दिखाई पड़ती है। एक तरीके से इन रिश्तों को कटघरे में खड़ी करती हुई दिखाई पड़ती है। दरअसल दोस्तों पुलिस की पूछताछ में ये दोनों लोग कत्ल की बात को कबूल करते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले कत्ल करने की वजह पूछते हैं तो जो उमा होती है ये बताती है कि दरअसल उसका जो छोटा भाई है प्रियांशु 12 साल का, उसकी हत्या उसी ने की है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात कहती है कि उसने ही अपने भाई की हत्या की है तो उस समय वहाँ पर जो सीईओ होती हैं वंदना सिंह, जो कि खुद एक महिला है, वो उनका तो एकदम से कलेजा फट जाता है कि एक बहन आखिर अपने छोटे से भाई 12 साल के भाई की हत्या कैसे कर सकती है। तो दरअसल उमा जो कहानी बताती है वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल उमा के जो पिता हैं जिनका नाम है इंद्रपाल पासी, जिनके पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, इसीलिए ये अक्सर कामकाज के सिलसिले में बाहर रहते हैं और उस समय ये ग्वालियर में भट्टे पर काम कर रहे थे। अब इंद्रपाल के घर में इंद्रपाल के पिता रहते हैं और छोटा बेटा प्रियांशु रहता है, बेटी उमा रहती है और इंद्रपाल की पत्नी यानी उमा और प्रियांशु की जो माँ है वो रहती है। अब दोस्तों जब इस तरीके से ये बताती है कहानी तो वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि दरअसल जो उमा है वो पुलिस वालों से कहती है कि पूरे घर के अंदर वही एक बड़ी बेटी है और जब उमा बड़ी हो जाती है तो वो घर के बाहर निकलना शुरू करती है। अब दोस्तों जब उमा घर के बाहर जाती है तो अक्सर इसकी मुलाकात कुछ लड़कों से होती है। वो जो लड़के थे वो उमा के ऊपर कमेंट करते, कभी इसकी तारीफ़ें करते। जब इस तरीके से उमा के ऊपर लगातार लड़के कमेंट्स करते हैं, लगातार इसकी तारीफ़ें करती हैं, बहुत अच्छी लग रही हो ये वो, तो कहीं ना कहीं उमा के मन में भी अब लड़कों के प्रति ख्याल आने लगते हैं। अब इसी तरीके से जब ये आगे बढ़ती है, ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़ती है, तो इसकी मुलाकात गांव में ही रहने वाले अनुज सिंह से हो जाती है और इससे इसकी नज़रें टकरा जाती हैं। अब दोस्तों जब उमा की आंखें अनुज से टकराती हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ता है,
लेकिन दोनों के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सकें, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, क्योंकि दोस्तों गांव का मामला अक्सर गांव के मामलों में देखा जाता है कि लोग जो होते हैं एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। गांव के अंदर इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा गलत भी समझा जाता है। और दोस्तों जब वक्त गुजरता है, दोनों एक दूसरे से अपना मुंह खोलते हैं, एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो पहले इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, उसके बाद में प्यार होता है। और जब दोस्तों इन दोनों के बीच में प्यार होता है तो उसके बाद में इन दोनों को एक दूसरे से रात रात भर बातें करने का मन करता है। अब दोस्तों जब इन लोगों का बात करने का मन करता है तो उमा जो थी वो कभी कभी अपने पिताजी के मोबाइल से कॉल कर देती, तो कभी माँ के मोबाइल से कॉल कर देती। लेकिन दोस्तों जो माँ का मोबाइल था, जो पिता का मोबाइल था, अक्सर उमा को मिल नहीं पाता था। अब जो दूरी थी ना उमा को बर्दाश्त थी ना अनुज को बर्दाश्त थी, इसलिए अनुज फैसला करता है कि वो एक मोबाइल का जुगाड़ करेगा। उसके बाद में ये अपने नाम पर एक सिम खरीदता है, एक मोबाइल खरीदता है और उसके बाद में उमा को दे देता है और उमा से कहता है कि जब तुम्हारे घर वाले सो जाएं तब तुम मुझे कॉल करना। होता भी ऐसा ही है, जब घर वाले सो जाते हैं उमा कॉल करती है, बातचीत शुरू होती है। अब दोस्तों बातचीत जो थी वो घंटों घंटों तक बात होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह हो जाती है। अब इस तरीके से जब इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है तो इन दोनों को तन्हाई सताने लगती है। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। अब चूंकि दोस्तों अनुज जो था वो उमा से मिलने के लिए कहता है और कहीं ना कहीं उमा का जो दिल था वो भी मिलने के लिए था। उसके बाद में ये फैसला करते हैं कि गांव के अंदर ही एक ट्यूबवेल है और उसी ट्यूबवेल के पास में ऐसी जगह है जहां पर लोगों का आना जाना नहीं है, उसी ट्यूबवेल के पास से मिला करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में अनुज उमा को कॉल करता, कॉल करने के बाद में उस ट्यूबवेल पर बुला लेता रात के समय और उसके बाद में वहाँ पर मिलते। अक्सर ऐसी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब लगातार जो समय आगे बढ़ता है उसके बाद में बातचीत, उसके बाद में शारीरिक संबंध भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों जब शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं और दोस्तों जब कभी भी उमा उससे मिलने के लिए, अनुज से मिलने के लिए दिन में कहीं बाहर जाती है तो जो उसका भाई था प्रियांशु, चूँकि अब 12 साल का हो चुका था, देश दुनिया की थोड़ी समझ तो उसको आ चुकी थी, उसको कहीं ना कहीं अपनी बहन के ऊपर थोड़ा डाउट होता है। अब दोस्तों उसके बाद में ये जो बहन थी उमा, इसका आना जाना इसी तरीके से बना रहता है। एक दिन की बात है कि उमा अपने घर से बाहर जाती है और उसी समय प्रियांशु को ऐसा लगता है कि उमा कहीं जा रही है। उसके बाद में चोरी छुपे प्रियांशु उमा का पीछा करता है और वो देखता क्या है कि उसकी जो बहन है वो गांव में ही रहने वाले अनुज के साथ में आपत्तिजनक हालत में है, उसके साथ में सेक्स कर रही है। अब जब इस तरीके से प्रियांशु उसको देखता है, उसको आवाज़ लगाता है। अब जैसे ही उसकी आवाज़ जो सुनता है, जो अनुज होता है वो सुनता है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और जो उमा होती है ये भी किसी तरीके से चुपते छुपाते अपने घर आती है और अपने भाई को बहुत ज़्यादा चुमकारती है, बहुत ज़्यादा समझाती है। उससे कहती है कि तुम्हें किसी से भी कहना नहीं है, तुम किसी से भी कुछ मत कहना और आइंदा से वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों जो प्रियांशु होता है वो किसी भी तरीके की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि दरअसल वो इस बारे में दादाजी को ज़रूर बताएगा और तुमने जो काम किया है वो इतना ज़्यादा गलत है जिससे हमारे माता पिता की जो इज़्ज़त है गांव के अंदर धूल में मिल जाएगी। और प्रियांशु किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं था। उमा उसको समझा रही थी लेकिन प्रियांशु मानने के लिए तैयार नहीं था। उमा कह रही थी किसी से कहना मत, लेकिन प्रियांशु कह रहा था कि वो पिताजी से तो नहीं कह सकता, वो दूर रहते हैं, लेकिन दादाजी से ज़रूर कहेगा। होते करते दोस्तों रात हो जाती है और उस समय उमा जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड अनुज से फिर से कॉल करती है। अनुज पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि अनुज जो था वो भी डरा हुआ था। तो उमा कहती है कि जो प्रियांशु है ये मानने को तैयार नहीं है और वो कह रहा है कि दादाजी को ज़रूर बताएगा। उसके बाद में जो अनुज होता है वो कहता है थोड़ा पैसों का लालच दो, अगर कुछ पैसे चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगा। अब जो उमा थी ये प्रपोजल भी अपने भाई के सामने रखती है कि पैसे वगैरह ले लो लेकिन किसी से कुछ कहना मत। लेकिन दोस्तों जो प्रियांशु था ये किसी भी तरीके से तैयार नहीं होता है। ये कहता है कि वो दादाजी को ज़रूर बताएगा। अब दोस्तों उमा उसके बाद में एक प्लानिंग करती है। वो सोचती है ये इस तरीके से तो मानेगा नहीं, कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और दोस्तों इसका जो प्लान था उस प्लान के मुताबिक इसने अपने प्रेमी को सारी प्लानिंग समझा दी थी। और दोस्तों इसी 13 फरवरी साल 2023 को जब इसके घर वाले पड़ोस के ही गांव में एक शादी में जाते हैं तो उस समय जो प्रियांशु था ये शादी में नहीं जाता है और इसकी बहन उमा और प्रियांशु घर में रुक जाते हैं। अब दोस्तों उसी समय उमा अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, अनुज को, और ये दोनों उस प्रियांशु की किसी धारदार हथियार से कई सारे वार उसके जिस्म पे करते हैं जिसकी वजह से प्रियांशु जो होता है वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता है। अब दोस्तों जब प्रियांशु की मौत हो जाती है तो उसके बाद में उमा कहती है कि अनुज तुम यहाँ से चले जाओ और जो पूरा मामला होगा मैं संभाल लूँगी। उसके बाद में जो अनुज होता है वहाँ से चला जाता है और उसके बाद में जो उमा होती है ये ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, गाँव वाले लोग इकट्ठा होते हैं, माता पिता आते हैं
और सब के सब यही सोचते हैं कि इस लड़की के सामने इस तरीके से कत्ल हुआ है कि लड़की बहुत ज़्यादा डर गई है, सारे दुखों का पहाड़ तो इसी पे टूटा है। लेकिन दोस्तों वहाँ की जो सीईओ होती हैं वंदना सिंह, कहीं ना कहीं उन्हें शुरू से ही उमा की बातों पर शक था। और दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूँ वंदना सिंह को, जिन्होंने बहुत ही आसानी से मात्र 3 दिन के अंदर ही इस पूरे केस को सुलझा दिया और लोगों के सामने उमा की असलियत ला के रख दी। बहरहाल दोस्तों एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक लड़की ने ऐसी दरिंदगी दिखाई कि अपने 12 साल के भाई को भी नहीं बख्शा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोज़ पर जो कल के दिन कमेंट्स आए, ये लिखते हैं सिद्दीक अहमद जी, लिखते हैं शुक्रिया अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए। तो भाई सिद्दीक अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है विनोद उपाध्याय जी का, और ये लिखते हैं शावेज भाई नमस्कार। तो भैया नमस्कार। लिखते हैं कहानी अच्छी लगी, हमेशा की तरह एक अच्छी प्रेजेंटेशन, गुड जॉब मलिक जी। तो भाई विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हरदेव कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार सर। तो भैया नमस्कार। लिखते हैं हिमाचल प्रदेश ज़िला सोलन, हरदेव कुमार, आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है। तो हरदेव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपकी चैनल पर लाइक और कमेंट्स बहुत कम आते हैं, आप कहानी भी अच्छी सुनाते हैं और मेहनत भी करते हैं फिर भी। तो अनुज गोदारा जी नमस्कार भैया। तो आजकल लोगों को क्या है कि झूठी कहानियाँ, जो फेक कहानियाँ चैनल सुना रहे हैं, मैं किसी चैनल का नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनकी कहानियाँ ज़्यादा सुन रहे हैं जिसमें कुछ चटपटी बातें उनको मिल रही हैं। लेकिन जो रियल क्राइम होता है, जिससे इंसान को अपने परिवार की रक्षा करने की हिम्मत मिलती है, उस तरीके की चीज़ें लोग सुनते नहीं हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, ये कहानी मैं 2 दिन पहले सुन चुका हूँ क्राइम न्यूज़ पर, और इन्होंने अपना नाम शायद बदल दिया है और इनका नाम आ रहा है @हाई करके। तो भैया शुक्रिया आपका। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, सही बोलो, आपने ये वाक़या हमारे ज़िले का, यानी आपने जो वाक़या सुना है सही बात है। तो भैया हमारे चैनल पर जितनी भी कहानी होती है, कोई कहानी फेक नहीं होती है, सारी कहानियाँ किसी भी तरीके से झूठी नहीं होती है और सारी कहानियाँ बहुत ही तगड़ी रिसर्च के साथ में सुनाई जाती है। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में समीर खान जी हैं, लिखते हैं मलिक सर, रात में वीडियो नहीं देख पाता हूँ इसलिए कमेंट्स भी नहीं कर पाता हूँ, सुबह में देखता हूँ और टाइम मिलता है तो वीडियो देखता हूँ, फिर कमेंट्स करता हूँ, कहानी अच्छी है, सुनकर अच्छा लगा। तो समीर खान जी आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार जी, आजकल के लोग ज़्यादा लव मैरिज को पसंद करते हैं लेकिन जो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, कहानी अच्छी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में संजू राजपूत हैं, लिखते हैं उन्नाव से संजू सैयद भाई साहब, पहचान गए होंगे आप ओल्ड फैन। जी भाई मैंने आपको पहचान लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पे आए हैं, अपना कमेंट्स किया है। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।